के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आमजन के माध्यम से जो हमें लगा कि वैलिड इश्यूज हैं उनको प्रशासन के समक्ष आम जन की ओर से जन समूह के साथ सक्षमता से रखने का प्रयास किया। और मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता भी होती है कि प्रशासन ने कई मुद्दों पर बड़ा गंभीरता से संज्ञान लिया है और कई ऐसे मुद्दे जो दशकों से लंबित पड़े थे, जो जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला था, वहाँ भी उसके ऊपर वो संज्ञान ले रहे हैं और चर्चाएं शुरू हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उन मुद्दों का भी निस्तारण ठीक से होगा। चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का इश्यू हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज़ हो, इन सब के ऊपर जो होना चाहिए आम नागरिक के अधिकार के हिसाब से, उसके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए मुझे बताया गया है कि प्रतिबद्धता से काम करेंगे। आपको मैं इस मौके पर इसलिए निवेदन करना चाहता था कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा जो मूल रूप से जनजीवन से जुड़ा हुआ हो, जो जीवन की सुगम बनाने के लिए, जीवन को जिसकी अहम आवश्यकता हो, आप अगर हमारे संज्ञान में लेके आते हैं तो हम निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य और देश के प्रशासन तक सक्षमता के साथ उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसकी हम सबको वर्षों से प्रतीक्षा है, दशकों से प्रतीक्षा है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के समय हमारे उन ईंट के पत्थर की तरह, नीम के पत्थर की तरह जिन लोगों ने कार्य किया था, उनके सपनों का भारत निर्माण करने में आपके प्रयास भी हमारे काम आए, आमजन के काम आए और सार्थकता के साथ वो बदलाव जो उनकी कल्पित हो। हालांकि पावन, सबसे पहले मैं धनतेरस के पावन पर्व और प्रकाश पर्व पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस मौके पर धन्वंतरी जी आपको स्वस्थ रखें, लक्ष्मी जी का आपके साथ में साथ सदा बना रहे और कामधेनु जी भी आपके साथ में लगातार रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप सबके, हम सबके अच्छे सोच और विचार की वजह से न केवल हमारे क्षेत्र का स्वच्छ और स्वस्थ निर्माण हो, बल्कि हमारे यहाँ से जो विचार चलता है वो पूरे प्रदेश और राष्ट्र को एक ऐसी आशा की किरण दे कि एक सार्थक बदलाव के लिए आप लोगों का क्या सहयोग हो सकता है। मैंने इसलिए आपको बुलाया, ठीक है ना। समय समय पे आप लोग हमारी बात को आमजन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब तक हमने कुछ ऐसे इश्यूज थे जो करीब साल भर का जो हमें मौका मिला, उसमें 10 महीने का आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आमजन के माध्यम से जो हमें लगा कि वैलिड इश्यूज हैं, उनको प्रशासन के समक्ष आम जन की ओर से जन समूह के साथ सक्षमता से रखने का प्रयास किया। और मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता भी होती है कि प्रशासन ने कई मुद्दों पर बड़ा गंभीरता से संज्ञान लिया है और कई ऐसे मुद्दे जो दशकों से लंबित पड़े थे, मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला था, वहाँ भी उसके ऊपर वो संज्ञान ले रहे हैं और चर्चाएं शुरू हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उन मुद्दों का भी निस्तारण ठीक से होगा। चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का इश्यू हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज़ हो, इन सब के ऊपर जो होना चाहिए आम नागरिक के अधिकार के हिसाब से, उसके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए मुझे बताया गया है कि प्रतिबद्धता से काम करेंगे। आपको मैं इस मौके पर इसलिए निवेदन करना चाहता था कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा जो मूल रूप से जनजीवन से जुड़ा हुआ हो, जो जीवन की सुगम बनाने के लिए, जीवन को जिसकी अहम आवश्यकता हो, आप अगर हमारे संज्ञान में लेके आते हैं तो हम निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य और देश के प्रशासन तक सक्षमता के साथ उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसकी हम सबको वर्षों से प्रतीक्षा है, दशकों से प्रतीक्षा है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के समय हमारे उन ईंट के पत्थर की तरह, नीम के पत्थर की तरह जिन लोगों ने कार्य किया था, उनके सपनों का भारत निर्माण करने में आपके प्रयास भी हमारे काम आए, आमजन के काम आए और सार्थकता के साथ
वो बदलाव जो उनकी कल्पना में था वो आपके जीवन काल में ही परिलक्षित हो। हालांकि ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई काम 10 साल, 20 साल, 30 साल की योजना बना के करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एक रूपरेखा के अनुरूप अगर कार्रवाई होती है समय के हिसाब से, तो उसमें वो लोग जो आज इस संसार में माँ के पेट में हैं, गोदी में हैं, या वो 2 साल से छोटा बच्चा जो माँ की अंगुली पकड़ के चलता है, उसका जीवन बहुत बेहतर तरीके से बदलाव के साथ में आगे बढ़ेगा, ऐसी हम सब की मनोकामना होनी चाहिए। मैं मेरा विचार बता रहा हूँ आपको। गांधी जी ने कहा था कि जब लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित और आपके प्रयासों की वजह से लाभान्वित महसूस करता हो, तो ही हम मानते हैं कि आज़ादी के सच्चे अर्थ में हम दीपावली, होली, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ईद जैसे त्योहारों को सार्थकता के साथ मनाने का संकल्प लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। उसमें आपके द्वारा चिन्हित किए हुए वो मुद्दे जिनकी आम आदमी के जीवन में बदलाव की दरकार है, वो वाला अगर आप बताते हैं तो मैं समझता हूँ हम सब लोग मिलकर अगर सामूहिक प्रयास करें तो अच्छा होगा। आज विशेष रूप से मैंने आपको दीपावली के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बुलाया था कि कल हमने दीपावली पे एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है VDS पैलेस भादरा में सुबह 10 बजे। तो उसके लिए मैं व्यक्ति से आपको निमंत्रण देना चाहता था। मेरा मेन मकसद आज का आपका ये था। तो आप आएँ, कल निश्चित रूप से आप आएंगे, मैं समझता हूँ। तो जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनसे भी आप रूबरू हो पाएंगे और हम ऐसे अवसर पे एक संकल्प लें कि बुराई को ख़त्म करने के लिए भलाई के साथ विजय श्री सबको कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और मैं पुनः आपको निमंत्रण देता हूं कि कल सब सुबह 10 बजे आप पधारें। बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका। अच्छा, कल पक्का चुनाव लड़ने हैं क्या? ये आपसे समय आने पे पूछ लेंगे। आप हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो भविष्य के गर्भ में है। तो भविष्य में समय आने पे तय कर लेंगे, बता देंगे आपको मैं निश्चित रूप से पक्का पूछूंगा। लोगों में चर्चा है कि आप लोगों से बोलते हैं कि एक जेब में मेरे बीजेपी की टिकट है, दूसरी जेब में कांग्रेस की टिकट है। आपकी जानकारी के लिए मैं कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। और हमारे एक पत्रकार साथी ने मुझे पूर्व में भी पूछा था, तो उनको भी मैंने कहा था इस तरह की जो आप चर्चाएं चलाते हैं वो आपके दिमाग की उपज हो सकती है। मैंने इस तरह की कभी कोई न चर्चा की, न कभी वार्तालाप का हिस्सा ऐसा था। और मैं मानवता के करीब हूँ, मानवता के करीब रहूँगा। सर, आप मुद्दा की बात करें तो सी पैसेज रेलवे फाटक है, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज बने। अगर कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, आपने पूर्व में फसल बीमे को लेकर प्रेस वार्ता की थी। जब लास्ट बार अपनी प्रेस वार्ता हुई थी, आपने उसमें कई पॉइंट भी फसल बीमे के बारे में बताए थे। और वर्तमान में भी सर किसानों ने धरना भी दिए, अनशन भी चल रहा है। अब सर वर्तमान में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये मुद्दा वाकई हमारे सबको उद्वेलित करता है, परेशान करता है। और आम किसान भी इस मुद्दे की वजह से भ्रम के जीवन में जी रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछली बार भी बताया था कि इसमें कई स्टेक होल्डर हैं। किसान है, कंपनी है, बैंक है, राज्य सरकार है, भारत सरकार है। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि किसी भी एक स्टेप पे गड़बड़ होती है तो पांचों के स्टेप प्रभावित होते हैं। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि कौन किसान जीवन बीमा का हकदार है, किसको जीवन बीमा नहीं, फसल बीमा, कौन किसान फसल बीमा का हकदार है और कौन किसान फसल बीमा लेगा नहीं लेगा, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। वर्तमान की स्थिति के संबंध में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के स्टेक होल्डर केंद्र पे डाल रहे हैं, केंद्र सरकार के स्टेक होल्डर इसको राज्य सरकार पे डाल रहे हैं। किसानों के पास में भ्रम जैसी स्थिति है। आप डिटेल में कुछ दिन पहले सांसद महोदय ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें कुछ फैक्ट्स भी बताए थे। उसी की कंटिन्यूटी में मैं कहना चाहूँगा कि फसल बीमा के अंतिम निस्तारण के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उसने बीमा करवाया है और दूसरा सबसे अहम बिंदु होता है कि उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जब उस समय राइटिंग में ये आ गया कि भादरा के क्षेत्र में 46% और नौहर और अन्य क्षेत्रों में 36%
सीसीई का वेरिफिकेशन भी कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब ये तय हो गया कि कैसे इसका निस्तारण करना, उसी टाइम ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए कायदे से, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक दूसरे के पाले में डालने की बजाय इसमें सार्थक कार्रवाई करें, किसान समझें अगर उनका हक बनता है, गारंटीड है बीमा मिलेगा, गारंटीड है। हक क्या बनता है? जमीन उसकी होनी चाहिए, बीमा उसने समय पे करवाया है और फसल खराबे का उसका सर्वे हो चुका है। 3 चीजों पे मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें इस चीज का। अगर सर्वे ही नहीं हुआ तो बीमा कैसे मिलेगा? अगर जमीन मेरी नहीं है, फसल मेरे नाम नहीं है, जमीन मेरे नाम नहीं है, बीमा नहीं मिलेगा। तो आपसे ये निवेदन है कि इसको आप भी क्लियर करें कि एक दूसरे के पाले में डालना बंद करें। 36% और 46% का तत्काल भुगतान करें। मैं जिलाधीश महोदय से भी 1 दिन पहले मिला था, 2 दिन पहले, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। आपकी जानकारी के लिए सरकार ने एक प्रपोजल कमिश्नर साहब के यहाँ से भी मूव कर रखा है कि 36 और 46% जो वेरिफिकेशन बीमा कंपनी के माध्यम से हो गया है उसका तत्काल भुगतान किया जाए और रिमेनिंग जिसका क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से परे जो चीज है, अगर वो वाली चीज है तो उसमें 60% और 40% का कोई फार्मूला बनाकर इस तरह की व्यवस्था की जाए कि 40% और 60% राज्य सरकार और भारत सरकार, कंपनी और सर्वे प्लस भारत सरकार का जो भी सिस्टम है, दोनों का वेटेज देते हुए 40% उसका, 60% उसका, या दोनों का 50-50% कर दें और उसका डिस्पोजल करें। ये है इसमें। सर, आप हर मुद्दा उठा रहे हैं और अच्छी आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। 2 कसी का एक मुद्दा हुआ था, उसमें आपकी उपस्थिति कहीं दिखाई नहीं। नहीं, मैंने तो सही चीज के लिए कहा था कि कानून सम्मत कार्रवाई हो। मैंने कहा था सबसे पहले, आप फेसबुक देखें, सबसे पहले डाला था। और मैं ये चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द हर हालत में बना रहे और किसी भी हालत में कोई ऐसा काम नहीं हो जैसे एक समुदाय को लगे मैं लूटा गया, दूसरे को लगे मेरे को तबाह कर दिया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सर, आप इतने दिनों से भादरा में हैं, 2 सालों से लगातार एक्टिव भी हैं। आपकी नजर में भादरा में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको अभी तक और राजनीतिक या सामाजिक संस्थाएं छू नहीं पाई? आपको लगता हो कि कोई ऐसा कोई विशेष मुद्दा जिस पर आप काम करना चाह रहे हो, या लोगों को जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम संदेश देकर ठीक करना चाह रहे हैं इन चीजों को, ऐसी कोई आपकी? देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैंने आज शुरुआत भी ये की थी कि हम सब मिलकर एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे आम आदमी का जीवन सुखमय हो, सुखद हो, सरल जीवन हो उसका, और उसको जीवन में किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। मैंने आपसे ये शुरुआत में आज भी ये निवेदन किया था। मेरा आपसे आग्रह है कि भादरा के अंदर जितने नॉन मुद्दे बना रहे हैं वो बहुत बड़ी इशू है अपने आप में। आप देखिए, सड़कें ठीक नहीं हैं, फैक्ट है। अब सड़कें ठीक कौन करेगा? नगर पालिका का आदमी करेगा। स्कूलों में मान लो शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है तो कौन ठीक करेगा? शिक्षक ठीक करेगा। खराब किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। अस्पताल के अंदर अगर कोई कमी खामी है तो चिकित्सक और वहाँ का पैरामेडिकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो काम करेगा। हम एक दूसरे पे यहाँ देखा है कि आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करते हैं। कायदे से शिक्षक अपना अच्छा काम करे, नगर पालिका का कचरा उठाने वाला अपना अच्छा काम करे तो गली भी साफ हो जाएगी। वो ये भी नहीं कहेगा कि टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है। या अस्पताल में जाते हैं तो जाते ही व्यक्ति का इलाज हो जाता है, या लाइन में भी उसको वेट भी करना पड़ा है तो वहाँ कोई उसको हीलिंग टच मिल जाए कि आप चिंता नहीं करें, अभी आपका नंबर आने वाला है, तो इतनी देर में उसको भी अंदर से सुखद का एहसास होता है। मेरे हिसाब से सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो नहीं है। मेरे हिसाब से नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जिस तरह की स्थिति, और मैं तो ये कहूँगा कई जगह तो नर्क जैसी स्थिति है, उसमें तत्काल सुधार होना चाहिए। अरे भाई, जहाँ पे 6 इंच का पाइप डाल रखा है वहाँ 12 इंच डलना चाहिए था, या 18 इंच डलना चाहिए। जांच का विषय है। तो यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, मेरा ये मानना है सब मिलके अच्छा काम करें। देखिए, भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी तो वही हैं जो पहले 20 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन कार्य क्षमता के साथ में उनको मोटिवेट करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने का अभाव मुझे चारों तरफ दिखता है, उसको ठीक करना चाहिए। समस्याएं आपने अभी गिनाई और समस्याएं लगभग फेसबुक, व्हाट्सएप और समाचार पत्रों में आती रहती है। लेकिन किसानों की एक बीमा फसल को ही लेके सारी पार्टियां अलग अलग कर रही है, जबकि भादरा शहर में पीने का पानी दूषित है। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो उस दूषित पानी से बीमार न हुआ हो। नंबर 1।
सड़कों की बात की तो राजगढ़ रोड है, राजगढ़ भादरा रोड है, शहर में भी जगह जगह अभी तक खड्डे बने हुए हैं। जैसे अम्बेडकर चौक पे सड़क इधर बनी हुई, उधर खड्डे पड़े, ऐसी कई जगह पड़ी है। यानी चर्चाएं तो आती है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टियां उस विषय को, पीने की स्वास्थ्य के मामले उस पर क्यों नहीं हो रही है, जिसमें आप भी कलेक्टर भी रह चुके हो और राजनीति में भी वर्तमान में आ रहे हो। मतलब कोई भी नेता सिर्फ किसान के अलावा अन्य समस्याओं के लिए कोई ऐसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहा है? अब जन साहब ध्यान से सुनना, इसलिए मैं कागज भी रखता हूँ, थोड़ा रिकॉर्ड भी रखता हूँ। आपने जो वजह फरमाया बिल्कुल सही है। मैंने लिखा है सीवरेज लाइन डालने व कनेक्शन करने में निर्धारित मानदंडों की पालना नहीं की जा रही है। इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोगों को जान माल को नुकसान के रूप में हो रहा है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं और संबंधित को निर्देश दें। आपने पानी वाला बोला है कि ये पानी वाला हमारा प्रॉब्लम है। मैंने उसमें भी ये सक्षमता के साथ में रखा है कि ये जो आपका सिस्टम है इसकी वजह से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है और लोग इसकी वजह से बीमार भी हो रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जो नहीं बीमार हुआ हो। आप सही कह रहे हैं कि ये देखिए, किसान और किसानी की बात करना थोड़ा लुभावना लगता है, मेरा ही मानना। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए भी लगातार प्रयास करने चाहिए। तो विधायक जी भी लिख रहे हैं पत्र, पूर्व विधायक भी लिख रहे हैं पत्र, अन्य पार्टियां भी लिख रही है, आपने भी लिखा है। लेकिन आमजन में कि कोई पीएचडी में, कोई नगर पालिका में, कोई पीडब्ल्यूडी में जाके कोई जन समूह वगैरह या वहाँ का दबाव वगैरह ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा है। नहीं, आप देखिए, मतलब ये तो जनप्रतिनिधि को और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं वो वैलिड मुद्दे हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूं उनको। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इन चीज़ों को न केवल उठाया है, नगर पालिका में भी हम लोग गए हैं, समूह के साथ गए हैं और वहाँ जाके भी उनको बताया कि आपका सीवरेज और पानी का कनेक्शन आपस में मिल रहा है, जिसकी वजह से दूषित पानी लोगों को सप्लाई हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है ना? पत्र लिखना सही बात है के साथ साथ आपने पूछा था कोई समस्या बताए। अब आज सीवरेज की लाइनें हैं वो लगभग सारी बंद है, खराब है। क्यों कि जो 1 जुलाई से पॉलीथीन थैलियां बंद हो गई, निर्देश है, सख्त निर्देश है, लेकिन पॉलीथीन थैलियां वैसी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। प्रशासन मौन है, जनता खूब बेच रही है। वो सीवरेज की आज तक जो समस्या है वो सारी उस सीवरेज में वो जा रही है। सीवरेज बंद हो जाती है, फिर परेशान होती है लोगों को। आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी समस्या है और इसका तत्काल प्रभाव से समाधान होना चाहिए। मैंने भी, आपने ध्यान दिया तो अभी ये कहा था कि जहाँ 6 इंच का पाइप डाल दिया वहाँ 12 इंच डलना चाहिए था, जहाँ 12 इंच डाला है वहाँ पे 18 इंच डलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कहीं 12 इंच डाला भी है क्या डायमीटर का। तो ये एक जांच का विषय है और आप मुझे सक्षम बनाइए ना, इन सब सवालों का न केवल जवाब देंगे बल्कि समाधान करेंगे समय रहते। ऐसा पैमाना क्या? आपकी सक्षमता का पैमाना क्या आपको विधायक बनाया जाए, आपको सांसद बनाया जाए? किस पैरामीटर को आप सक्षमता मानते हैं? आपको किस प्रकार से सक्षम किया जाए? हम एक जन समूह को लगातार प्रेरणा स्रोत के रूप में ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उसको इतना प्रेरित कर दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए कि जब चुनाव का समय आता है तब वो बेचारे के नाम पर नहीं सोच विचार करे बल्कि सक्षमता के नाम पे सोच विचार करे। इसका मतलब आप, उसमें कोई जरूरी नहीं मैं हूँ, कोई भी हो सकता है जो सक्षम लगे। इसका मतलब आप फिर विधानसभा चुनाव में इस प्रकार से जोर आजमाइश करेंगे, आप अपना किस्मत आजमाना चाहेंगे? इसका आप मतलब चिंता नहीं करें, वो सब आपसे पूछेंगे समय आने पे, अभी वो समय दूर है। सर, ये काल्पनिक सवाल सर, है। आप टेक्निकल पॉइंट पे है ना, हर समस्या का बढ़िया तरीके से उठा रहे हैं। सबसे शिक्षित चेहरा है और आप काबिल चेहरा भी माने जाते हैं। जयदीप टूडी चुनाव लड़ रहे हैं, संजीव बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान पुनिया भी चुनाव लड़ रहे हैं और बजरंग साल ने भी कहा है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन एसपी सिंह के लिए जनता बोलती है कि अगर टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे उनको रोकना भाई, इधर रोकना है क्या कह रहे हैं? सर, जनता ये चाह रही है, ये सभी चुनाव लड़ रहे हैं जो 4-5 मुख्य चेहरे हैं, लेकिन एसपी सिंह के लिए जनता ये सोच रही है और ये इनकी टीस भी है कि इतना काबिल चेहरा होते हुए भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव लड़ूंगा।
सिर्फ टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, आप ये नहीं, मैंने ऐसा दोनों क्यों बातें करते? नहीं कही है ना, ये तो सब आपकी काल्पनिक शक्ति का प्रभाव है जो इस तरह की आप बात बोल जनता रहे हैं। की बात का जवाब चलिए नहीं सर, दे रहे। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, जनता से हम इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते हैं, उनके हाथ लगाते ही मुझ में ताकत और ऊर्जा का संचार होता है। सुबह से शाम तक मैं 200 से लेकर 1000 आदमियों से रोज मिलता हूँ। हर नेता बोल रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, आप नहीं कह अब रहे। वो तो वो जाने वो क्यों बोलता है, ऐसा बोलने से उसको क्या मिलता है, उसका क्या सोच है, वो तो वो बता सकता चलिए सर, है। थोड़े- मैं सर्जन में विश्वास करता हूँ, विध्वंस में विश्वास नहीं करता हूँ। सर, हाँ। अभी तक भादरा में कोई विजनरी नेता नहीं है, हाँ, तो हाँ। आप मतलब राजनीति में आए हो तो आपका उसके पीछे रीजन क्या है? आप अगर आपको जनता अपना सरपरस्त बना लेती है हाँ, हाँ। तो उसके बाद में आपका विजन क्या रहेगा जनता के लिए कि आप क्या कुछ नया कर पाएंगे उनके लिए? जैसे कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरे में कोई सरकारी इंडस्ट्री नहीं है, मतलब रोजगार का कोई साधन नहीं है, और मतलब शिक्षा चिकित्सा उनकी व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो जनता किस तरह से क्या मतलब जनता को बताइए आप, आपका विजन क्या रहेगा? आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक साधारण चिकित्सक से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के चिकित्सक तक मैंने बखूबी काम किया है। एक छोटे अधिकारी से लेकर जिले के सबसे बड़े अधिकारी तक भी मैंने बखूबी काम किया है। मैंने क्या किया, मेरा क्या विजन था, मैंने जिस जिस कार्य क्षेत्र में काम किया उसका आप एक बार आकलन करें, खुद स्टडी करें, पता करें। जब मैंने जिले के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था तो चिकित्सा क्षेत्र के कुछ पैरामीटर्स होते हैं 33 जिलों में। ये जिला कुछ पैरामीटर्स में 31 नंबर पे था, कुछ में 28 नंबर पे था। जिस दिन मैं इस जिले को छोड़ के गया था अधिकांश पैरामीटर पूरे राज्य में 1 नंबर पे थे। मैं जिन जिलों में जिला कलेक्टर रह के आया हूँ वहाँ पानी से लेकर, राशन से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, पोषण मिशन से लेकर, आम आदमी के जीवन के खुशहाली के इंडेक्स बढ़ाने तक करीब करीब सब चीजों में हमने या तो अपर 5 में रहे या देश भर में 1 नंबर पे रहे। मेरा विजन वो है जिसमें आम आदमी खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, छात्र वर्ग को ये लगे कि मुझे आनंद आ रहा है पढ़ने में, कॉलेज अटेंड करने में, रहने में, जीवन जीने में, आसपास के वातावरण को देखने में, ये आम छात्र को लगना चाहिए। मेरा विजन ये है कि चारों तरफ सड़कें अच्छी हों, बिजली की सप्लाई टाइम पे आए। मेरा विजन ये है कि जिन चीज़ों पे हम रोज रोज चर्चा करें उन पे समय नष्ट नहीं करते हुए कोई ऐसा निर्माण योग्य काम करें, सर्जन का काम करें, जिससे भादरा के आम नागरिक को ये लगे कि मुझे भादरा के क्षेत्र में रहने में आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा विजन ये है कि जिसमें किसी आदमी को काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, रोजगार के लिए उसको अच्छे से काउंसिल किया जाए, काउंसलिंग की जाए उसकी। मेरा विजन ये है कि जो आदमी जो चीज डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। मेरा विजन ये है कि मेरा आसपास का आदमी जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे इंटरेक्शन है, इंटेलेक्चुअली मैं जिनसे जुड़ा हूँ और जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, उनका काम प्राथमिकता से हो, लेकिन वाजिब काम हर आदमी का हो। मेरा विजन ये नहीं है कि मेरा इन लोगों का ये कर दो, इन लोगों का ये कर दो। मेरा विजन ये है सर्वांगीण विकास हो। चलिए सर, आपने- सर, ये ऐसा आप जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, जिस प्रकार की बात बता रहे हैं, ये अक्सर देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे जो पूरे विश्व में सबसे 1 नंबर पर देश माने जाते हैं हर पैमाने पर, उन देशों में ऐसा एक प्रकार से प्रारूप है। क्या आपको लगता है भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ऐसी पॉलिसियां हैं, ऐसा यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है जो इस प्रकार की सेवाएं आम लोगों को पहुंचा सकता है, जो इस प्रकार से जीवन स्तर सुधार सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा विजन ये है कि यहाँ के लोगों में इतनी जागरूकता पैदा की जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, उसमें जाने से पहले स्थानीय स्तर पे इस तरह की अनुभूति करवाई जाए आम आदमी को कि मेरा जीवन सुखद कैसे हो सकता है। सर, आपने अपना विजन बताया, बहुत शानदार विजन बताया, और आप जिस संवैधानिक पद पर रहकर आए हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, लेकिन इस गंदगी भरी राजनीति में आप कैसे कूद गए सर? अब कैसे आपको आपने आप, डिसीजन लिया? आप ये कह रहे हो ये गंदगी भरी है और ये राजनीति है और मैं उसमें कूद गया। आप देखो, ऐसा नहीं बोलो। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा विचार करोगे, अच्छा मनन करोगे, अच्छा मंथन करोगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। चारों मेरे को इतना गंदगी नहीं दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है। राजनीति में गंदगी नहीं मानते आप? नहीं, मैं इतना गंदगी नहीं। राजनीति में अच्छे लोगों का नितांत अभाव है। आपके प्रयासों से, मेरे प्रयासों से, अगर कोई नौजवान आदमी विधायक या
मेंबर पार्लियामेंट बन के हम सबका उद्धार करता है, मैं उसका स्वागत आप करता हूँ। बोल रहे हो अच्छे लोगों का अभाव है, तो फिर गलत लोग है ना राजनीति में। नहीं, मैं ये नहीं अभाव है, मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत हैं, अभाव है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। चलिए सर, आप ये बताएं, जिस प्रकार से अब राजनीति की बात वही चली है, कौन सी विचारधारा ऐसी है जो देश को प्रोग्रेसिव मोड में ले जा सकती है? जिस प्रकार से आप ये जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात करें, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो देश को आगे ले जाना आप समझते हैं कि बेहतर? अब ये एक बड़ा सवाल है, इसको समय आने पे इसका उत्तर देंगे। और आपकी थोड़े दिनों पहले एक फोटो वायरल हुई बीकानेर वसुंधरा राजे के दौरे के साथ, एक फोटो में आप खड़े थे वहाँ। मैं अशोक जी के साथ भी खड़ा रहता हूँ, पायलट साहब के साथ भी खड़ा रहता हूँ, वसुंधरा जी के साथ भी खड़ा रहता हूँ। बीकानेर दौरे पर आप स्पेशल गए थे? ऐसी नहीं, मैं बीकानेर आता जाता रहता हूँ बहुत बार, मेरा घर है बीकानेर में, क्यों नहीं जाऊंगा मैं बीकानेर। अभी आप वसुंधरा जी से मिले थे, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उसमें वसुंधरा जी भी शामिल है। अब बताइए सर, जनता को ये दिक्कत है, उनको एक तकलीफ है कि आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे। आप चिंता नहीं करें, पत्ते वत्ते और ये चीजें हैं ना, ये पहेलियां हैं। मैं ये मानता हूँ पत्ते नहीं खोल के विजन को और विस्तृत बनाते हुए कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको भी स्वीकार्य हो, हमारे सारे साथियों को स्वीकार्य हो। सर, नेठाना में 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है बिजली को लेकर, तो सर वो भी एक जन जागरूकता का मामला है, तो अभी आप उसमें दिखाई नहीं है सर। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है कि वहाँ से कई फोन आए थे मेरे पास, मैंने उनको कहा था कि कानून सम्मत कार्रवाई करें तो मुझे आमंत्रित करें, कानून के हिसाब से मैं इसका समाधान करने में आपका सहयोग करूंगा। मैंने कहा है, दिखाई देना, देखो हर जगह जाना, फिजिकली प्रेजेंट होना। कोरोना काल के बिल माफ करने की उनकी एक मांग है, बड़ी मांग है। तो क्या ये मांग आप जायज नहीं मानते? मैं उनकी मांग को जायज मानता हूँ, मैं उनकी मांग को जायज मानता हूँ। और बताओ लीगल सर कैसे होगा, उनको बता दो लीगल किस तरीके से सर वो काम करेगा? नहीं, लीगल देखिए इसमें देखना पड़ता है। मैं आपसे 10 रुपए लेना चाहता हूँ, किसी भी हालत में आपकी जेब में 6 रुपए से ज्यादा नहीं है, आप मुझे 10 रुपए दे सकते हैं क्या? आप ये बताएं। सर अगर आप मैं फाइनेंस आता है, इसमें सबसे बड़ा फाइनेंस है। आप 6 रुपए के स्टेक होल्डर हैं, मैं 10 रुपए आपसे कैसे ले सकता हूँ? अगर आप मेरे को माफ भी करना चाहें 10 रुपए देके, ठीक है ना? आप सब करेंगे, ठीक करेंगे। डुंगराना में लगातार 1 महीने से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और उसमें फिलहाल जो है 5 आदमी जो है वो अनशन पर भी बैठे हैं, इसका क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो किसानों की अगर कोई वाजिब मांग उठाता है, वो चाहे डुंगराना में उठाए, मलसीसर में उठाए, हनुमानगढ़ में उठाए, राजगढ़ में उठाए, जयपुर दिल्ली उठाए, बॉम्बे उठाए, अच्छी बात है। सर, भादरा के परिप्रेक्ष्य में जो तमाम राजनेता आप करीब से देख रहे हैं, और जिस प्रकार की राजनीति सभी लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की, आपने अभी तक हालांकि कोई अपने बेस पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत नहीं की है, आप ज्ञापन तक अभी तक सीमित है, बातचीत तक अभी तक सीमित है। अब मुझे लगता कितना बेहतर मानते हैं आप? मुझे लगता है आप सारी चीजों की या तो जानबूझकर समझ नहीं रखते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन पिछले 2 साल में रामगढ़ में हुआ था। 7 दिन पानी मांगा था, 27 दिन दिलवाया था लगातार, जिसमें सरकार की ओर से भी ये कहा गया था हमारे पास पानी नहीं है। बाद में हमने मजाक के लहजे में किसी बड़े आदमी से कहा था कि जब पानी 7 दिन नहीं था, 27 दिन कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत लगती है मुझे कि वैलिड पॉइंट है, उसका वैलिडिटी के पैरामीटर हर आदमी के अलग अलग होते हैं। मेरे पैरामीटर ये हैं कि आम जनजीवन डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, आम जनजीवन सुचारू रूप से चलना चाहिए, और आपकी बात को सक्षमता के साथ में उचित प्लेटफॉर्म पे समय रहते हुए रखनी चाहिए, और समाधान तक उसका पीछा करना चाहिए। सर, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जो ग्रामीण है उनसे मिलते आ रहे हैं, चाय पानी पिलाओ भाई, गाँव में अपनी संपर्क करते हुए आ रहे हैं, तो सर उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप ताजुब करोगे, मैं 200 से 500 आदमी कम से कम, और कई बार 1000 आदमी से मिलता हूँ रोजाना, और उनसे जब मिलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उत्सव जैसा माहौल हो पूरे क्षेत्र में। मुझे क्या लगता है, उत्सव जैसा माहौल। सर, आपको नहीं लगता कि राजस्थान में भादरा की राजनीति कुछ हटकर और अलग है? मैं तो ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राजनीति में अच्छे लोगों का नितांत अभाव रहा है वर्षों दशकों तक। आप जैसे और बाकी सब लोग बैठे हैं, उन सबसे राय करके ऐसे नौजवानों को तैयार करना चाहिए जिनकी आगे चल के देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण की भूमिका के अंदर अपने आप को रखने में कोई परहेज नहीं हो, बाकी चीजों से इतर। सर, एक काबिल टीम का आपके यहाँ अभाव दिखता है, तो क्या इसकी कमी आप पूर्ति करेंगे? अब ये सब चीजें आपको ऐसी दिखती हैं, कल आना आपको पता चलेगा क्या दिखता है। कल आना आप देखना, पता चलेगा क्या दिखता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, कतई नहीं, ये आपका सोच है।
मेरे पास इतने शानदार, सक्षम, काबिल, समर्पित ऐसे लोगों की टीम है जो अपनी अपनी जगह पे शांति से लगातार काम कर तो रहे हैं। सर क्या कस्बे की चर्चाओं को आप महत्व नहीं देते? नहीं, कैसे, जैसे मतलब बता क्या बात करते हैं? हमारे मैं सवाल- हर चीज को सर, महत्व देता हूँ। पत्रकारों के कोई सवाल नहीं होते, सारे के सारे सवाल जनता के होते हैं और जनता के जनमानस पर, उनके पटल पर, दिमाग में जो होता है वो पत्रकारों के मुंह से नेता के सामने निकलता है। ऐसा कौन सा जनमानस का सवाल है जो मैंने आपको उत्तरित नहीं किया, बताएं? आप पता ही नहीं खुल रहे सर कौन सी पार्टी से वो चुनाव एक लड़ा। बात है, एक बात को आप पकड़ के बैठे रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसके अलावा संसार में बहुत सारी चीजें हैं ना। पार्टी वार्टी सब बताएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ना, और किसी को और कोई मुझे मिले नहीं मिले उस दिन, अनिल कौशिक मुझे निश्चित रूप से मिले। और तो मैं क्या बता सकता। सर मेरा आखिरी सवाल है। हाँ बताएं सर। आखिरी सवाल हाँ है सर। कि कल आप दीपावली स्नेह मिलन कर रहे हो, हाँ हाँ इसमें पत्रकारों को आमंत्रित तो कर ही दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल। अन्य किस प्रकार के लोगों का? जो इस क्षेत्र में मेरे परिवार जैसे लोग हैं, मेरे परिवार के साथ में लगातार जिनका स्नेह है, लगाव है, जिन लोगों को हम व्यक्ति से जानते हैं, सारे उन्हीं लोगों को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, आप क्या सबका आधार क्या और- सर संदेश देना चाहेंगे दिवाली पर आप तमाम पब्लिक आपको इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पूरे क्षेत्र की सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा लगातार बढ़े और सक्षमता के साथ आप हम सब के साक्षी बने रहें।